2iO3 नेगेटिव है, प्लस यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव है, प्लस हमारे पास 12H प्लस है। देखो इसको आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मैक्सिमम बैलेंस इक्वेशन हमारे पास दे रखी है और ये हो गया 6H2O। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 2 आई आपके पास ऑलरेडी हैं, टोटल आपके पास 12 आई हैं। इसका मतलब है तो एसिड वर्सेस बेस टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट आता है तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है बेटा, और इस केस में तो मेटल जो है बेटा ये 0.83 है, ऑक्सीजन 1 है बेटा, और इसके अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3 बेटा। हेलो एवरीवन, नमस्कार 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 बालकों, क्या हाल चाल है। स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सेशन, जहां पर हम बात करते हैं बेसिकली जितने भी मंजिल टेस्ट के अंदर आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर्स के, उनका डिस्कशन। आज जो है हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक बेहतरीन पोर्शन के बारे में जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपने टेस्ट पेपर दिया होगा जिसके अंदर 30 क्वेश्चन दे रखे थे, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल एलेबोरेटेड वे में, अच्छे से समझेंगे। और अगर किसी ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेरे साथ साथ कर लेना। बस एक काम कर लेना, आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आए आप तुरंत पॉज करना, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और फिर देखना आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के, बात करते हैं काम की, जो है चैप्टर आपका रेडॉक्स रिएक्शन। काफी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बट क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफी आसान आते हैं। 2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन, दूसरा है आपका रिएक्शन की बैलेंसिंग, तीसरा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बहुत जगह यूज होता है, ये आपकी टाइट्रेशंस में भी यूज होता है, या आपकी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, और इसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चन हमारे बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करना। पहले क्वेश्चन से चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। पहली बात तो वो फाइंड आउट करना है जहां पे चेंज जो हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 5 आ रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली में ये। अगर आप देखेंगे CrO4 2 नेगेटिव, इसका मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप मेरे साथ साथ करिएगा, मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देखोगे क्रोमियम का X मान लो, 4 आपके ऑक्सीजन दे रखे, तो -2 विल बी इक्वल टू -2, तो ये -8 उस तरफ जाके +8 हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 आने वाली है। Cr+3 में दे ही रखा है, तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है बेटा वो चेंज आएगा केवल 3 का, तो मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। MnO4 नेगेटिव में आप देखोगे, जानते ही हो Mn की +7 होती है, +2 में जा रहा है, यहां पर जो चेंज है वो डेफिनेटली आपका 5 का आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। Cr2O7 2 नेगेटिव में बेटा आपके पास +6 है और यहाँ पे +3 में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 क्रोमियम के एटम दे रखे हैं, तो वैसे तो टेक्निकली अगर चेंज देखा जाए तो केवल 3 का ही है, बट अगर एन फैक्टर निकालने को बोलता, क्योंकि यहाँ पे Cr के 2 एटम है, तो 3 × 2 हो जाता, तब ये 6 आ जाता, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। C2O4 2 नेगेटिव में आप निकालोगे, कार्बन की आएगी +3। अगर किसी को किसी भी पार्ट में दुविधा आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। और CO2 में आप जानते हो ये चला जाता है +4 में। यहां पर अगर मैं टेक्निकली चेंज की बात करूं तो +3 से +4 एक ही का चेंज हुआ है, बट अगर एन फैक्टर की कैलकुलेशन पूछता तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है तो 2 हो जाता है। ये आई बात समझ में? तो कुल मिला के ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन है। अगली पार्ट की बात करते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है 2iO3 नेगेटिव प्लस Xi नेगेटिव प्लस 12H प्लस गिव्स अस 6i2 प्लस 6H2O। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? बस आपको बैलेंसिंग करनी है, बड़ा ही आसान सा पार्ट है ये। तो मेरे पास क्या है, 2iO3 नेगेटिव है, प्लस यहाँ पे हमारे पास I नेगेटिव है, प्लस हमारे पास 12H प्लस है। देखो इसको आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी मैक्सिमम बैलेंस इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, और ये हो गया 6H2O। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे 2 आई आपके पास ऑलरेडी हैं, टोटल आपके पास 12 आई हैं। इसका मतलब मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आई नेगेटिव हो गया आपके पास, 10 और 2 12 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव, 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही देखते हुए चलिए, मेरे साथ क्वेश्चन करते हुए चलिए, और कोई भी समस्या परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन दे रखी है जहां पे ये कॉम्प्लेक्स है और जिंक के साथ रिएक्शन करवाई है, और जो गोल्ड है आपका वो आ चुका है मेटेलिक फॉर्म में और ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो पहली बात, अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स से या उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जी सर बिल्कुल है। आइए देखते हैं रेडॉक्स है या नहीं है। तो जिंक अपनी मेटेलिक स्टेट में है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आया होगा। यहां पे गोल्ड का अगर मैं निकालूं तो x प्लस 2 साइनाइड का होता है -1 विल बी इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? +1 आ गई। तो यहाँ पे गोल्ड है +1 में, यहां पर गोल्ड चला गया है नेटिव स्टेट में 0 में, और जिंक का निकालेंगे तो x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बी इक्वल टू -2। x की वैल्यू आ गई है +2 और जिंक आ चुका है यहाँ +2 में। तो जिंक देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है और गोल्ड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन का भी पार्ट है। डिकम्पोजिशन दिख नहीं रहा है क्योंकि कोई भी कंपाउंड टूटा नहीं है, डिस्प्लेस हुआ है, और ना ही ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि सब कुछ मिलकर एक कंपाउंड आपका बना लिया हो। इसका मतलब क्या है? हमारे पास केवल ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी ही आसान क्वेश्चन था ये। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट की, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेटा। Which one of the following given reaction is not an example of disproportionation reaction? अब disproportionation reaction में होता क्या है? सेम एलिमेंट जो है बेटा, सेम एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन भी होता है और उसका रिडक्शन भी होता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस केस में H2O2 में ये -1 में है, इधर जा रहा है -2 में, इधर जा रहा है 0 में, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। NO2 में +4 में है बेटा, HNO3 में +5 में हो जाता है, HNO2 में +3 में हो जाता है। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये भी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है बेटा। MnO4 नेगेटिव +7 में है, देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये केवल रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज फर्दर हो नहीं सकता है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये +4 में आके खुद को रिड्यूस ही किया है बस। इसका मतलब ये अकेला एग्जाम्पल जो मुझे दिख रहा है डिसप्रपोर्शनेशन का नहीं है। आगे बात करेंगे, यहां पर Mn जो है +6 स्टेट में है, MnO4 नेगेटिव मतलब +7 हो गया है बेटा, MnO2 मतलब +4 हो गया है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ये भी डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है बेटा। तो आंसर कौन सा आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी आ गया है। क्लियर है? अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई भी दुविधा आए तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या बोल रहा है? द स्पीशीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जनरली डिसप्रपोर्शनेशन कौन नहीं दिखाता है? अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में या तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है या फिर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, दोनों ही केसेस में वो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा पाता है। अगर वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो चांसेस हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही दिखा सकता है, तब वो डिसप्रोपोर्शनेशन करेगा। देखो BrO नेगेटिव में अगर आप देखोगे, Br का आ गया +1। अब Br की मैक्सिमम होती है +7, मिनिमम होती है -1, दोनों जगह जा सकता है, ये तो कर सकता है बेटा। BrO3 नेगेटिव में ये चला गया +5 में, मैक्सिमम हो गई +7, मिनिमम हो गई -1, दोनों जगह जा सकता है बेटा, बिल्कुल है। BrO2 नेगेटिव बेटा ये +3 में है, यहां पर भी जा सकता है, ये भी दिखाएगा। इसका मतलब आंसर तो मुझे डी मिल चुका है क्योंकि यहां पे है +7 में बेटा, और Br के केस में मैक्सिमम ही कितनी होती है? +7 होती है। तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाकी सारे के सारे आपके क्या दिखा देंगे? डिसप्रपोर्शनेशन। इन सब में डिसप्रपोर्शनेशन है बेटा, और इस केस में नो डिसप्रपोर्शनेशन। क्लियर है? डन है वालों को? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल स्पीशीज शोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 6 ही है ना ऐसे क्वेश्चन नंबर, ये कहीं मैंने नंबरिंग तो गलत नहीं कर दी है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। हाँ बिल्कुल, नंबरिंग एकदम सही है। अब इसमें देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
सेट ऑल स्पीशीज शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या सारी स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा रही हैं? तो पहले ये फिगर आउट करो क्या किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में कोई कंपाउंड या आयन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं है या मिनिमम में तो नहीं है। जैसे देखो इस केस में Cr2O7 2 नेगेटिव, ये +6 में है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, ये तो नहीं दिखा सकता है, हटा दो। इधर देखोगे आपके पास ClO4 नेगेटिव बेटा +7 में आ गया है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेटा ये भी नहीं दिखा सकता है। Cr2O7 फिर से आ गया है, नहीं दिखा सकता है। यहां पर MnO2 +4 में है, +7 में भी जा सकता है, +3 +2 किसी में भी आ सकता है। Cl2 नेगेटिव बेटा +3 में है, दोनों जगह जा सकता है। Cl2 0 में है बेटा, -1 में भी आ सकता है, +1 +5 +7 तक भी जा सकता है। Mn3+ है बेटा, फिर से इन बिटवीन है, मतलब ये सब कुछ दिखा सकता है बेटा। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा। द रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स की होगी? इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन AgNO3 के साथ, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। यहां पर होता क्या है कि ये आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है, हमने ये डिस्कस भी किया है बेसिकली। तो आयोनाइजेशन स्फीयर के आयन जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे 3 है बेटा, 3 AgNO3 के साथ अगर मैं ले लेता बेटा तो ये बना लेता COH2O होल 6 बेटा, ठीक है, और बाहर की तरफ NO3 आ जाता और 3 मोल ऑफ AgCl का बेटा PPT बन जाता। अब इसको देखो, उसने पूछा रेडॉक्स रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में केवल आयन एक्सचेंज हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये आपकी रेडॉक्स नहीं है बेटा। ओजोन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना एलोट्रोपिक टाइप की रिएक्शन है बेटा, O3 से O2 का कन्वर्जन बेटा, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं है बेटा रेडॉक्स के अंदर। कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विद डाई ऑक्सीजन, तो अगर आप देखोगे N2 और O2 का कॉम्बिनेशन बेटा, सबसे पहले तो ये NO बनाता है, सबसे पहले ये NO बनाता है आपका। अब आप ध्यान से देखो बेटा, नाइट्रोजन 0 में था, ऑक्सीजन भी 0 में था, नाइट्रोजन चला गया +2 में, ये चला गया -2 में, तो यहां से यहां तक तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां से यहां तक रिडक्शन हुआ है बेटा। इसका मतलब क्या है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा। H2SO4 और NaOH की रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? ये एक एसिड बेस की रिएक्शन है और ये आयन एक्सचेंज रिएक्शंस होती हैं, ये भी रिडॉक्स का एग्जांपल नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। इन बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट एज। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपकी एनसीईआरटी जो है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाली, वो एक बुक आती है, उसको जरूर पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको जब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे तब भी बोला था कि आप उस बुक को जरूर पढ़ना, क्योंकि उससे अब क्वेश्चन दिए जाने लगे हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा। अगर आप इसको देखोगे, हम बोल सकते हैं यहां पर कि अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, इट इज अ प्रेजेंट एज, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा? तो एसिड वर्सेस बेस टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट आता है तो मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है बेटा, और इस केस में ये बेंजेनॉइड फॉर्म जो है बेटा उसको पकड़ लेता है बेटा। ठीक है, मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जरूर उसको पढ़ लेना बेटा। वो जो आपकी बुक है उसके अंदर, बुक में मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान सा काम है आप जाना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या टाइट्रेशन डाल देना, सबसे बेस्ट है टाइट्रेशन NCERT। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही खोल के दिखा देता हूं। देखो, जैसे ही मैंने टाइट्रेशन NCERT डाला है बेटा, यहां पर सबसे पहले एक PDF आपकी ओपन हो जाएगी। वो PDF ओपन होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वो PDF ओपन होगी इस तरीके, ये यूनिट 5, हाँ यूनिट 6 लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर यूनिट 6 लिखा हुआ है, बिल्कुल मैं आपके सामने इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे। अब इसको आप देखोगे, इसमें जितनी भी टाइट्रेशंस हैं उन सब के बारे में दे रखा है, और इसमें आप 68 पेज नंबर पे जाना बेटा, आपको दिख जाएगा मिथाइल ऑरेंज के बारे में। देखो एग्जैक्टली डिट्टो टू डिट्टो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सीधे सीधे बस एनसीईआरटी पढ़नी है। और यहां साफ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, यहां पर लिखा भी हुआ है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज बेटा।
ठीक है, और क्या रेफरेंस दे रखा है फिगर का, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। देखो फिगर का रेफरेंस तो बड़ा ही आसान सा है बेटा, ये हो गया आपका SO3 नेगेटिव, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है बेटा, एन डबल बॉन्ड एन जुड़ा हुआ है, और इसके बाद एक और फॉर्म आपकी बनी हुई है बेटा बेंजीन की, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है बेटा कि H पॉजिटिव जैसे ही आएगा बेटा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपका SO3 नेगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो H को अपने पास जोड़ लेता है बेटा, ये N डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग में बेटा थोड़ा तब्दील हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बनाना भूल गया, N के साथ CH3 और CH3 और जुड़े हुए हैं बेटा, ये CH3 और ये CH3 जुड़े हुए हैं बेटा। तो फाइनली आप देखोगे इसकी स्ट्रक्चर जो है बेटा वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नीचे की तरफ बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, और ये CH3 और ये CH3 बेटा, ये डबल बॉन्ड के साथ मैंने आगे जोड़ दिया है, इसको समझ जाना, ठीक है, नहीं तो मैं अच्छे से बना देता हूँ बेटा, क्यों ही गड़बड़ करनी है, तुम्हारे एग्जाम का सवाल है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ हो। मैं रेफरेंस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जनरली बच्चे इसको पढ़ना भूल जाते हैं, कहते हैं अरे प्रैक्टिकल की ही तो बात थी सर, क्या करना है अब हमें, H पॉजिटिव जैसे ही लाओगे बेटा, ये आ जाएगा NH बेटा, N डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड N CH3 CH3 बेटा, और ये आ जाएगा आपका SO3 नेगेटिव, ठीक है, ये आपका दे रखा है पेज नंबर 68 पे, अगर आप वो सेम उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। अब बोला हुआ है कि मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस एंड इट इज येलो इन कलर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। अब होता क्या है, जनरली इसकी जब बात करते हैं, एनायन फॉर्म फ्रॉम द इंडिकेटर इज एन एक्टिव स्पीशीज, जो भी एनायन बनता है वही आपकी एक्टिव स्पीशीज। देखो मैं लाइन बाय लाइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, विच ऑन एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन चेंजेस द फॉर्म फ्रॉम बेंजोनॉइड टू क्यूनिनॉइड फॉर्म, ठीक है। क्या होता है बेटा, शुरुआत में आप देखो बेंजीन का न्यूक्लियस है बेटा, तो ये क्या है, बेंजीनॉइड फॉर्म है बेटा, ठीक है, और फाइनली जाके जो कन्वर्ट होगी बेटा क्विनोनॉइड फॉर्म जो है बेटा, इसमें तब्दील हो जाएगी, ठीक है। द क्यूनिनॉइड फॉर्म इज डीपर इन कलर, थोड़ी सी रेड ऑरेंज टाइप की होती है ये, एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट, एंड दिस इज इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो मैंने आपको सीधे सीधे इसलिए बताया है क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म जो थी वो बेंजेनॉइड फॉर्म थी, बेंजेनॉइड टाइप की स्ट्रक्चर है, बेंजेनॉइड से जब ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है तो क्यूनिनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब उसने क्या पूछा है कि बेस वर्सेस एसिड टाइट्रेशन में एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज जो है वो प्रेजेंट होता है किस पर, एंड पॉइंट में ये रहता है बेटा, तो बेंजीनॉइड फॉर्म से ये कन्वर्ट किस में होता है बेटा, क्यूनिनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो भाई, ये रेफरेंस की बात इसलिए है बेटा क्योंकि बहुत जरूरी पोर्शन है ये, बहुत 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 जरूरी पोर्शन है, ठीक है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है बालकों, जल्दी बताओ, ठीक है। चलिए देखिए, रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है बेटा। और आपके जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए थे उसमें भी मैंने ये चीज मेंशन की थी बेटा कि जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसको पढ़ जरूर लेना, उससे मैक्सिमम काम आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बालकों। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, ठीक है। A compound X is a weak acid and it exhibits color change at pH close to the equivalence point during the neutralization of NaOH with CH3COH. Compound X exists in the ionic form in basic medium. The compound X is. अब देखो अगर मैं एसिड और बेस की टाइट्रेशन करवा रहा हूं बेटा, और उस केस में मैंने बोला है कि ये जो है आपका एक वीक एसिड है और इट एग्जिबिट दी कलर चेंज एट पीएच क्लोज टू दी इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड बेस की जो भी हमारी टाइट्रेशन होती है बेटा, उसके एंड पॉइंट पर जो भी कलर चेंज होता है एक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुल मिला के। इसका मतलब ये बात तो समझ में आती है कि एक्स कुछ नहीं है, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, ठीक है सर। अब क्या करें, उसने पूछा कंपाउंड एक्स क्या होने वाला है, और ये बेसिक मीडियम में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो एक और बढ़िया सा रेफरेंस देता हूं, पेज नंबर के साथ देता हूं बेटा प्रॉपर। अगर मैं बात करूंगा, कहां गया, ये गया, देखो पेज नंबर आपको जाना है 67 पे बेटा, वहां पे फिनोफ्थलीन दे रखा है बेटा। फिनोफ्थलीन के बारे में बोला गया है कि इसकी रिएक्शन जो लिखी जाती है HPH लिखी जाती है, और ये पीएच नेगेटिव जो है बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपकी
आयोनाइज्ड फॉर्म है बेटा, और ये आपकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है बेटा। और आप देखो इसने एक H पॉजिटिव जो है वो रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये एक एसिडिक टाइप का मीडियम था बेटा, एक एसिडिक टाइप का कंपाउंड था, क्योंकि इसने H पॉजिटिव लिबरेट किया है। वही उसने दे रखा है कि एक वीक एसिड है। और आपकी आयनाइज्ड फॉर्म में यहां पर सीधे सीधे स्टेटमेंट भी दे रखा है बेटा, देखो, in acidic medium, equilibrium lies to the left, and in the alkaline medium, the ionization of phenolphthalein increases considerably due to the constant removal of H positive ions released by HPH in the solution. अब आप देखोगे, so the concentration of pH negative ion increases in the solution, which imparts the pink color to the solution, जो बताता है एंड पॉइंट के बारे में। एसिड बेस टाइट्रेशन में हम फिनोल्फथलीन यूज करते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो बेसिक फॉर्म में आयनाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा और पिंक कलर दिखा देगा। कौन हो सकता है? अरे सर सिंपल सी बात है, ये फिनोल्फथलीन ही होने वाला है। मैं रेफरेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं ये सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है और आप प्रैक्टिकल देते वक्त इतना ध्यान नहीं देते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बेटा, क्वेश्चन के नंबरिंग में ना कुछ गड़बड़ हो गई है शायद। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना, मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, पहला वाला है आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। ये बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से खा चुके हैं। अरे कहाँ खा लिया भाई, मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ बेटा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा। अगर ये 2 है तो बेटा ये हो जाएगा 3, ये 3 है बेटा तो ये हो जाएगा 4, ये 4 है बेटा तो ये हो जाएगा 5, ये 5 है बेटा तो ये हो जाएगा 6, ये 6 है बेटा दिस विल बी 7, ये 7 है बेटा दिस विल बी 8, ये 8 है बेटा दिस विल बी 9 एंड दिस इज 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन की चर्चा एक बार और कर लेते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन की चर्चा जो है एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, मेरे पास पेपर है इसलिए मैं देख पा रहा हूं। बोला हुआ है इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate. In this reaction overall change in the oxidation state of manganese will be। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास MnO4 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन हमने कराई है H2O3 2 नेगेटिव के साथ, किसमें बेटा, न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन मीडियम में। तो आपको पता है इसका तो दे दिया है कि ये SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब KMnO4 के बारे में बहुत सारी बातें हैं बेटा। KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी एक्टिव है, बेसिक में भी एक्टिव है, और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन में भी एक्टिव है बेटा। और न्यूट्रली फेंटली अल्कलाइन में बेटा ये MnO2 में कन्वर्ट होता है बेटा। तो यहां पे था ये बेटा +7 में, यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा +4 में। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है मैं वो भी बता देता हूं कि इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विल बी। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आया, तो 7 से 4 बेटा, 3 का चेंज आया। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर चेंज जो आया है बेटा 7 से 4, 3 का चेंज आया है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ए दे रखा है बेटा 5, बी दे रखा है हमको 1, सी हमको दे रखा है 0 और डी हमको दे रखा है बेटा 3। अब तुमको पता है आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, डन है। ये मुझे क्वेश्चन एक्चुअली में याद था, प्रीवियस ईयर का मैंने क्लास में भी कराया था, इसलिए मुझे लगा ये क्वेश्चन गायब हो रखा है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, घबराना मत, इसलिए मैंने सारी नंबरिंग भी ठीक कर दी आप लोगों के लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो कुल मिला के हमने 1/3 पोर्शन जो है वो निपटा दिया है। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। While titration dilute HCl solution with aqueous NaOH, which of the following will not be required? अब टाइट्रेशन का सेटअप पूछा है बेटा। ब्यूरेट और पोर्सिलिन टाइल हम बिल्कुल लेते हैं। ब्यूरेट के अंदर हम जो भी हमारा कंपाउंड है जिसको हमें कैलकुलेट करना है बेटा उसको भरा जाता है। और पोर्सिलिन टाइल इसलिए रखी जाती है क्योंकि व्हाइट कलर की होती है, कलर चेंज को क्लियरली दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो ये तो यूज होता है बेटा।
क्लैंप और फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर है, क्लैंप से ब्यूरेट को हम पकड़ लेते हैं बेटा, ये भी यूज होता है। पिपेट एंड डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर से आपका प्राइमरी टाइट्रेंट जो है वो बनाया जाता है बेटा, और पिपेट के अंदर वो 10 ml 20 ml जो भी रिक्वायर्ड होगा उसको निकाला जाता है, ये भी रिक्वायर्ड है। बर्नर की एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको पता है कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है बेटा, इवन मेजरिंग सिलेंडर को कोई काम नहीं है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एरर होता है बेटा। तो हम जनरली पिपेट को यूज करते हैं जब भी हम वॉल्यूम को मेजर करना चाहेंगे, या ब्यूरेट को यूज करते हैं क्योंकि इनके अंदर एरर ऑलरेडी मिनिमाइज होता है, तो इन दोनों को यूज नहीं किया जाता है बेटा। आंसर क्या हो गया बेटा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना बेटा, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां, क्या बोल रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग, नोट कंसीडर दैट द एप्रोप्रिएट इंडिकेटर इज यूज्ड। अब हमें क्या करना है? NaOH की स्ट्रेंथ को निकालना है HCl के साथ यूज करके, ठीक है। अच्छा HCl नहीं दे रखा है, मतलब एसिड के साथ यूज करेंगे, डेफिनेटली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। और यहां पर आप जानते हो HCl जो है वो सेकेंडरी टाइट्रेंट होता है, वहां पर एरर के चांसेस थोड़े से रहते हैं, तो हम ऑक्जेलिक एसिड को जनरली यूज किया करते हैं। तो अगर मैं ब्यूरेट के अंदर NaOH को भरूंगा क्योंकि इसी का हमको कैलकुलेट करना है, और ऑक्जेलिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में ले लूंगा पिपेट की मदद से, तो मेरा काम हो जाएगा। उसको नीचे की तरफ लेते हैं, ऊपर से खोलते हैं, धीरे 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 करके घुमाते हैं बेटा, फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर डाल देते हैं। जैसे ही एक ड्रॉप एक्स्ट्रा NaOH की गई, बेसिक मीडियम डेवलप हो गया, फिनोफ्थिलीन अपना पिंक कलर शो कर देता है बेटा। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक्वस NaOH को हमने पिपेट के अंदर डाला नहीं भाई, हम जिसको भी निकालना होता है उसको ब्यूरेट के अंदर भरते हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत है बिल्कुल। NaOH को हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नहीं डाला भाई, बिल्कुल नहीं करते हैं। और H2SO4 को जनरली यूज किया नहीं जाता है बेटा। NaOH को ब्यूरेट के अंदर डाला और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को कॉनिकल फ्लास्क में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम जनरली यूज नहीं करते हैं बेटा, जब भी टाइट्रेशन करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग डाइल्यूट एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है अकेला यही करेक्ट है हमारा आंसर। देख लो भाई, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। क्या बोल रहा है कि ये चार आपके पास आयन दे रखे हैं और इनका +3 से +2 +4 से +2 इनका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर देखूं तो यह आ जाएगा Bi3+ का, फिर उसके बाद आएगा सीरियम 4+ का, फिर उसके बाद आएगा Pb2+ का, सॉरी Pb4+ का, और फिर उसके बाद आएगा कोबाल्ट 3+ का। ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब CO3+ का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ बेटा, इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होगी खुद को रिड्यूस करने की। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर्स, तो इसकी दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज विल इंक्रीज, मतलब CO3+ की ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, CO3+। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो पहले ही चले गए बेटा। अब आप देखो सबसे कम किसकी होगी? बिस्मथ 3+ की होगी, बिस्मथ 3+ की सबसे कम है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्मथ 3+, Ce4+, Pb4+ एंड CO3+। डन है? क्लियर है बालकों? डन है, ठीक है। चलिए, और तो कोई नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बेटा। क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeC2O4 Fe2C2O4 thrice and FeSO4 Fe2SO4 thrice in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required is। देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे लगाना है आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास KMnO4 ही है बेटा, सही है।
तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में 5 होता है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं किसके बेटा, KMnO4 के, दैट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि इस फॉर्मूले को आप एक्सटेंड कर सकते हो ना, ये हो जाएगा एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल्स किसके बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, विल बी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे हमारे पास चार चार एजेंट दे रखे हैं रिड्यूसिंग वाले, बट ये अकेला है, एक अकेला सब पे भारी। अब आओ बेटा, सबसे पहले आ जाओ FeC2O4 पे, देखो इसकी रिएक्शन देखते हैं। FeC2O4 जो है बेटा, ये कन्वर्ट होता है Fe, क्योंकि यहाँ +2 में है और कार्बन +3 में है, तो ये Fe3+ में कन्वर्ट होता है और ये CO2 में कन्वर्ट होता है। बेटा इसका एन फैक्टर निकाल लो, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों N1 और N2 को ऐड कर दूं, +2 से +3, 1 का चेंज और एक ही एटम है, प्लस कार्बन +3 से +4, एक का चेंज और 2 एटम है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 आ गई। ठीक है, पहला पार्ट। अब अगर मैं बात करूंगा Fe2C2O4 थ्राइस, Fe2C2O4 थ्राइस, इसका मतलब यहाँ पे आयरन 3+ में है, कार्बन भी 3+ में है। आयरन 3+ में है, कुछ नहीं करेगा बेटा, कार्बन 3+ में है, ये कन्वर्ट होगा CO2 में बेटा, तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा इसका एन फैक्टर, +3 से ये गया है +4 में, एक का चेंज और 3 दूनी 6 है, तो टोटल कितना आ गया, ये 6 आ गया। अगर मैं अगली बात करता हूँ FeSO4 में, तो FeSO4 में ये है +2 में बेटा, ये कन्वर्ट होगा Fe3+ में, सल्फेट तो हो नहीं सकता है, ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, तो यहाँ N आ गया बेटा आपका 1, और लास्ट आपको क्या दे रखा है, Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस बेटा, नो ऑक्सीडेशन, इसका कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि ये +3 में है, ये +6 में है, चांस ही नहीं है बेटा। ठीक है, इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, तो यहाँ पे पहली स्पीशीज का एन फैक्टर आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय उसका 1 मोल दे रखा है, इधर आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय उसका 1 मोल दे रखा है, इधर आ रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय उसका 1 मोल दे रखा है, इधर आ रहा है एन फैक्टर 0, उसका 1 मोल दे रखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने हो गए बेटा, 6 और 3 9 और 1 10 डिवाइडेड बाय 5, बेटा कितना आ गया, 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 2 मोल्स, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटा आपको। क्लियर है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लल्लू लाल टाइप का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए मुझे बता जरूर देना। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। इन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl solution was added to the NaOH solution of unknown strength, which of the following correctly shows the change of pH of the titration mixture in this experiment। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन का ये क्वेश्चन है, देखो भाई, मतलब आसान सा ये, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अब इसमें बोला गया है NaOH के अंदर HCl को ऐड किया गया है, तो NaOH शुरुआत में होगा तो pH बहुत ज्यादा होगा, pH बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होगा, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा एकदम ड्रॉप करेगा, और फिर धीरे धीरे करके और कम होता जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट एब्सोल्युटली इसको सही दिखा रहा है, और ये वाला पार्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है बेटा, बी में है बेटा। ठीक है, क्योंकि pH अगर लो होता तो HCl के अंदर NaOH को डालते, इन्होंने बोला है कि HCl को हमने NaOH के अंदर डाला है, तो NaOH जब पड़ा था पहले से ही तो उसका pH बहुत हाई था, फिर धीरे धीरे करके कम हुआ होगा। मतलब ये वाला ग्राफ जो है पे सही से दिखा रहा है, ये वाला ग्राफ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, चलो जी ठीक है, आज ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। A sample of a metal oxide has the formula of this one. The metal can exist in 2 oxidation state and the sample is this. The percentage of metal ion existing in +2 oxidation state. ठीक है, तो मेटल जो है बेटा ये 0.83 है, ऑक्सीजन 1 है बेटा, और इसके अंदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और +3 बेटा। मान लो x परसेंटेज या x अमाउंट जो था बेटा वो था +2 में, और 0.83 में से x जो पार्टिकल्स थे बेटा वो थे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप करो, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल लगा देते हैं कि +2 के अंदर x पार्टिकल्स थे या x मोल्स थे, और 0.83 माइनस x ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2, विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 3 तिया 9, 8 16 8 तिया 24,
इसका मतलब 2, 2.49 हो गया बेटा, विल बी इक्वल टू 2 या -2 इज इक्वल टू 0। यहां से चला गया -x विल बी इक्वल टू माइनस का 0.49, इससे ये उड़ गया, x की वैल्यू आ गई 0.49। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितने मोल्स थे उसके सर, 0.49 थे, और टोटल मेटल के कितने थे सर, 0.83 थे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। करें इसको सॉल्व, कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 0.49 डिवाइड बाय 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ रही है 59.03। तो मैं 59 अप्रोक्स लिख दूंगा इसको, कितना आ जाएगा बेटा, 59 अप्रोक्स। पूछा हुआ है कितनी परसेंटेज है, 59% है। ठीक है भाई, देख लो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। क्रोमेट होता है CrO4 2 नेगेटिव बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा वो आएगी +6, 4 दूनी 8, 2 हाँ बिल्कुल। और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा बेटा 7 दूनी 14 में से 2 गए 12 डिवाइड बाई 2, ये भी आ गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +6। डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 6 में से 6 चले गए, 0 आ गया बालकों, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बेटा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड in a reaction of potassium permanganate and hydrogen oxide in basic medium। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट परमैंगनेट मतलब MnO4 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन कराई है हमने H2O2 से। ठीक है, जनरली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा MnO2 बनेगा, और साथ में ये हो जाएगा, ये रिड्यूस हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, O2 में कन्वर्ट करेगा बेटा। अब इसको अगर मैं देखूं +7 से +4 में गया है, मैं बैलेंस भी करके दिखा देता हूँ कि बेसिक मीडियम की रिएक्शन है ये। बट फेंटली अल्कलाइन है ये, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं है। ये हो जाएगा 3 का चेंज, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये -1 से 0 में गया बेटा, 1 का चेंज 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mn है, 2 Mn इधर कर दिए बेटा। अब आप देखो जरा, 3 दूनी 6 है तो 3 इधर कर दिया बेटा। अब देखो 2 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 हो जाए 14, और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 10, 10 और 14, 14 का मतलब यहाँ पे सेम एक्स्ट्रा जितने वाटर जितने ऑक्सीजन थे उतना वाटर ऐड कर दिया, और उसके ट्वाइस 8 OH नेगेटिव इधर ऐड कर दिए। अब देखो कोई और बैलेंसिंग बची हुई है, हाइड्रोजन की बची होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो 6H+ और ऐड कर देता हूं। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, कैसे, फाइनल रिएक्शन हो जाएगी 2MnO4 नेगेटिव +3H2O2 gives us 2MnO2 +3O2, ये हो जाएंगे 6H+ एंड 6OH नेगेटिव मिलके 6 वाटर, 4 वाटर इधर दे रखे थे, बचे कितने, 2 वाटर बच गए बेटा, और 2 ही OH नेगेटिव एक्स्ट्रा बच गए। बेसिक मीडियम आ गया, बट बहुत फेंटली बेसिक मीडियम है ये। अब देखो 2 नेगेटिव इधर हैं, 2 नेगेटिव इधर हैं, और सब कुछ बैलेंस है। अब उसने बोला है इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितनी है, तो वैसे तो हमें शुरुआत में ही पता चल गया था, बट मैंने पूरा करके बता दिया है, +4 हो गई है बेटा। आप क्या बोलोगे सर, ये +4 हो जाएगी। ये बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन की। इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 बोला हुआ है एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट इज। तो आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव जो है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में, जबकि C2O4 2 नेगेटिव बेटा कन्वर्ट होता है CO2 में। तो ये +3 से +4 में कन्वर्ट होता है बेटा। उसने पूछा है चेंज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पे C2O4 2 नेगेटिव बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी देखो जल्दी देखो,
और चेंज कितने का आ रहा है, एन फैक्टर नहीं पूछा है उसने, चेंज पूछा है, चेंज कितने का आ रहा है, तो +3 से +4 एक ही का चेंज है, यहां से यहां तक चेंज कितने का आया बेटा, चेंज आया केवल एक का। डन है, आसान सा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बेटा। 20 ml of calcium hydroxide was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution of H2SO4. ठीक है, also 20 ml standard solution of 0.5 molar HCl containing 2 drops of phenolphthalein was titrated with calcium hydroxide. तो पहले इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था। The mixture showed a pink color when burette displayed the value of 35.5 ml, whereas the burette showed 25.5 ml initially. तो इसका मतलब पहला पार्ट है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि पहले हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया है बेटा, वही लगाना है। इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। यहां पर एसिड कौन सा ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं CaOH ट्वाइस बेटा। HCl का डेटा दे रखा है कि इसका 20 ml है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, HCl का होता है 1, विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर बेटा, वही किया है मैंने। और उधर की तरफ मोलैरिटी तो हमको पता नहीं है इसकी, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इसका होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में कितना चेंज आया था सर, पहले इनिशियली 35.5 था, फिर 25.5 दिखा रहा है, मतलब 10 ml का चेंज आया है, तो 10 ml हमने कंज्यूम किया है, 10 दूनी 20 से 20 उड़ गया बेटा, मोलैरिटी कितनी आ गई 0.5 मोलर, और ये किसकी आई है बेटा CaOH ट्वाइस की आई है। अब आइए स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन। अब मेन टाइट्रेशन स्टार्ट होगी, किसकी होने वाली है, एक तरफ होगा हमारे पास CaOH ट्वाइस और एक तरफ होगा H2SO4। अब इसकी मोलैरिटी हमने निकाली है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम हमने लिया था 20 ml, दैट शुड बी इक्वल टू H2SO4 के केस में मोलैरिटी हमको पता नहीं है, इसका भी एन फैक्टर होता है 2, और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं 10 ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन लिया है 10, तो 10 20 पूरा कट गया बेटा, m की वैल्यू कितनी आ गई 5 दूनी 10, 1 मोलर आ गई बेटा। लो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये, सिंपल टाइट्रेशन का केस था, ये आ गया 1 बेटा। क्लियर है, डन। आइए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 20 ml of 0.02 molar hypo solution is used for the titration of 10 ml of copper sulfate solution in the presence of excess of Ki using starch as an indicator। ठीक है भाई, the molarity of copper 2 plus is found to be, कितनी होनी चाहिए कॉपर 2 प्लस की। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखो सबसे पहले क्या क्या डेटा दे रखा है सर, डेटा देख लेते हैं। हमारे पास हाइपो सॉल्यूशन है हाइपो सॉल्यूशन का क्या दे रखा है सर, वॉल्यूम दे रखा है उसका 20 ml, मोलैरिटी उसकी दे रखी है 0.02 मोलर, और हमारे पास इसका एन फैक्टर हम जानते हैं। कैसे जानते हैं सर, हाइपो सॉल्यूशन ये गया हमारे पास, इस हाइपो को सर अगर मैं देखूंगा तो ये जाता है 2 से 2.5 में, तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 2 से 2.5 0.5 का चेंज, एटम 2 है तो 2 आ गया सर, एक तो आ गया इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना आ गया है इसका, 1 आ गया है। जब इसका डेटा दे रखा है बेटा, तो इसके डेटा से I2 निकाल सकते हैं कि I2 हमने कितना इस्तेमाल किया होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो बेटा शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, यही करेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाय उसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं बेटा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 0 से -1 में जा रहा है और 2 एटम है तो 2 हो गया इसका एन फैक्टर। ठीक है 2 से ये चला गया 10 बेटा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 कितने आ गए बेटा, ये आ गए 0.2 आ गए। यहां से आपने पहली चीज निकाल ली है। आ जाओ बेटा अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ,
कि सर ये I2 जो यहाँ पे जनरेट हुआ है इसको हम कॉपर के साथ रिलेट कर दें। बिल्कुल है, उसने क्या पूछा है, मोलैरिटी ही तो पूछी है, तो हम क्या बोलेंगे सर, इक्विवेलेंट्स जो कि I2 के हैं सर, दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2+। बिल्कुल है बेटा। तो इसके मोल्स कितने हैं सर, इसके मोल्स आए हैं हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एन फैक्टर। अब देखो 0 से -1 में जा रहा है, 2 है बेटा, तो एन फैक्टर हो गया 2। कॉपर के कितने हो गए, ये हो जाएगा इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना था 10 ml था, इनटू इसका एन फैक्टर देख लो बेटा, ये +2 से +1 में जा रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ 1 हुआ बेटा। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 2 दूनी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² बेटा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। देख लो भाई, क्लियर है भाई? डन है बालकों? क्या ये क्लियर है, जल्दी मुझे बता दो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी लल्लू लाल टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है? डन है बालकों? जल्दी बोलो। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, समझ लेते हैं और क्या होने वाला है। वैसे क्वेश्चन काफी आसान है। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोर और लेस वो आपके टाइट्रेशन से ही रिलेटेड होने वाले हैं। टाइट्रेशन के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करना है, बट मेन रूल जो है वो केवल आपका एक ही है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो हर जगह केवल वही यूज होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अभी तक हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे, अब आती है बारी 22वें नंबर क्वेश्चन की बेटा। 22nd नंबर क्वेश्चन की बात आती है। बोल रहा है 0.01 मोलर KMnO4 solution was added to 20 ml of 0.05 molar Mohr salt solution through a burette. The initial reading of 50 ml burette is 0. ठीक है भाई। The volume of KMnO4 solution left in the burette after the end point is। ठीक है, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक तरफ हमारे पास KMnO4 है, डेफिनेटली एसिडिक मीडियम ही ले रहे हैं हम लोग, उसी में ही टाइट्रेशन होती है, और ये जाता है Mn2+ में बेटा। मतलब एन फैक्टर कितना हो गया इस केस में, हमारे पास 5 आ गया। ठीक है सर। दूसरी तरफ मोहर सॉल्ट है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसमें केवल एक ही स्पीशीज है जो पार्टिसिपेट करती है, Fe। ये Fe जो है ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है Fe3+ में, यहां पर था 2+ में। मतलब इस केस में एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। जब ये बात हो गई कंफर्म, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विवेलेंट्स जो KMnO4 के हैं दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं MS, मतलब मोहर सॉल्ट। ठीक है। अब देखो डेटा क्योंकि हमको मोलैरिटी में दे रखा है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैं सारे फॉर्मूले लिख भी देता हूं इक्विवेलेंट्स के लिए। इक्विवेलेंट्स के लिए पहला फॉर्मूला जो आता है वो आता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि होगा लीटर में। दूसरा फॉर्मूला आता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, जो कि होगा लीटर में। तीसरा आता है एन फैक्टर इनटू मोल्स। ये तीन ही फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे चल के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं टाइट्रेशन से रिलेटेड होंगे, जिसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा बार बार। पिछले भी कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, तो सेम बात है। अब आप देखो यहाँ पे KMnO4 के बारे में क्या क्या डेटा दे रखा है कि ये 0.01 मोलर है, इसका एन फैक्टर 5 है, और बोला हुआ है इसका वॉल्यूम नहीं पता है हमें कि वॉल्यूम कितना यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट शुड बी इक्वल टू 20 ml हमारे पास मोहर सॉल्ट है, 0.05 मोलर ये भी है, और यहाँ एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो 0.05 और 0.05 कट गया, तो V जो यूज हुआ है वो 20 ml यूज हुआ है। मतलब KMnO4 का 20 ml यूज हुआ है। उसने बोला था कि ब्यूरेट की रीडिंग जो थी शुरुआत में वो 0 पे थी, 20 ml उसमें से यूज हो गया। 50 ml की ब्यूरेट होती है बेटा। तो अगर मैं बोलूंगा रीडिंग ऑन ब्यूरेट कितनी आएगी सर, 50 ml की ब्यूरेट थी जिसमें से 20 ml हमने यूज कर लिया, तो 30 वाले मार्क पे आके वो रुक जाएगी। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 30 ml हो जाएगा। डन है? देख लो भाई, आसान सा ही था ये क्वेश्चन भी, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देख लो, जल्दी जल्दी देख लो, आसानी से देख लो। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे इजी ही हैं, याद रख लेना। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको बहुत टफ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। डन है? डन 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 हो गया आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सही है।
डन है, डन 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 डन, जल्दी से देख लो। सॉरी। सॉरी बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 0.4 ग्राम मिक्सचर था जिसमें NaOH है, Na2CO3 है और साथ में कुछ इनर्ट इंप्योरिटीज हैं। इसको हमने पहले टाइट्रेट कराया है N/10 HCl सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हमने फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर लिया है और वहां पे 17.5 ml HCl जो था वो रिक्वायर्ड था एंड पॉइंट पर। अब देखो कंडीशन क्या है कि सर NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब खुद तो बनाएगा ये NaCl और साथ में बना देगा H2O। सेम तरीके से सर पहले स्टेप में जो Na2CO3 था वो भी रिएक्ट करेगा HCl के साथ, बट इस केस में ये रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी भिन्न तरीके की है। ये NaHCO3 बनाएगा बेटा, एक्चुअली में क्या बनाएगा NaHCO3, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, उसने बोला हुआ है आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड एंड टाइट्रेटेड, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज के लिए ये जो सेकंड स्टेप है बेटा ये काउंट होगा और इसमें 1.5 ml जो था HCl रिक्वायर्ड था फॉर द नेक्स्ट एंड पॉइंट। उसने बोला है वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर बताना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप जिसमें ये रिएक्शन आपकी हुई होगी। बेसिकली साथ में NaCl तो बनेगा ही बनेगा आपका, बट यहां पर आपको NaHCO3 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप की जब बात करेंगे, जब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो इसमें इस वाले पार्ट से निकला हुआ जितना भी NaHCO3 है, ये NaHCO3 फर्दर रिएक्ट करेगा HCl के साथ और ये बना देगा आपका फाइनली NaCl, साथ में H2O, साथ में CO2 रिलीज कर देगा। ये केस जो है ये डबल टाइट्रेशन का केस है। अब आप देखो पहले स्टेप में मैं बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ NaCl प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 जो पहले स्टेप में यूज हुए होंगे दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो इस वॉल्यूम के साथ रिलेट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस में इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, ये यूज हुए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां से निकाल लेते हैं NaHCO3 का n फैक्टर कितना हो गया, सर ये 1 हो गया। इसके मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं NaHCO3 के, दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट HCl का 1 होता है, वॉल्यूम दे रखा है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और वॉल्यूम सॉरी नॉर्मेलिटी दे रखी है यहाँ पे 1/10 दे रखी है। यहां से आपको क्या मिल गया है NaHCO3 के मोल्स मिल चुके हैं। अब देखो काम की बात यह कि NaHCO3 जो भी निकला है यहां से वो Na2CO3 से निकला है, तो इसके जितने मोल बने होंगे उतने ही मोल इसके होंगे। तो कुल मिला के क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 should be equal to same amount which is 1.5 multiplied by 10⁻⁻⁴। क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं कि W ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास, ये हो जाएगा 23 दूनी 46 और साथ में हो जाएगा 48 और 60 106 हो जाएगा, ये हो जाएगा 106। ठीक है, ये आ गया इसका मास। लास्ट हमको क्या निकालना है, हमको वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन दी मिक्सचर निकालना है। तो क्या बोलेंगे इस केस में, अगर मुझसे पूछा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ Na2CO3 तो मैं क्या बोलूंगा W ऑफ Na2CO3 इन सैंपल या इन मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर ही दे रखा है, डिवाइडेड बाय W ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.4। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 106 गुणे 1.5, ठीक है, और डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 0.4।
ये आ जाएगा आपका 3.975% आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है इसको हमें क्या करना है, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4% बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4%। ठीक है, अब आप कहोगे सर पहले स्टेप का फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ा। पहले स्टेप की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको समझना था कि ये डबल टाइट्रेशन का केस है। ये पहले स्टेप में जो रिएक्शन होती तब आपको समझ में आता कि इन दोनों के मोल्स एक्चुअली में इक्वल आए हैं, क्योंकि रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस है। तो इसके जितने मोल आए उतने ही इसके मोल रहे होंगे, इसके मोल से इसका वेट निकाल लिया, वही मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप बस रिक्वायर्ड था उस रिएक्शन को समझने के लिए। मेन काम जो था वो सेकंड वाले जो रिएक्शन है उसका था। इसलिए हमारे पास 2 एंड पॉइंट यहाँ पर मिल रहे थे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको मानूंगा कि ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, बोला हुआ है 10 ml Na2CO3 है, इसको टाइट्रेट किया है 2 मोलर 0.2 मोलर HCl के साथ, एंड टाइट्री वैल्यूज हमको 5 रीडिंग में ये मिली हैं। तो 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग ये मिली है हमको 5 5 5, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स हो गया 5 ml का। ठीक है, उसने पूछा बेस्ड ऑन दीज रिकॉर्डिंग्स and the convention of titrimetric estimation the concentration of Na2CO3 is, और वो दे रखा है मिलीमोलर में। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या बोलेंगे, equivalence of Na2CO3 should be equal to equivalence of HCl। अब देखिए ये कंप्लीट टाइट्रेशन है, यहाँ डबल टाइट्रेशन का मतलब नहीं है पूरा का पूरा रिएक्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि डबल टाइट्रेशन जब होती है जब कोई और कंपोनेंट इसके साथ होता, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा फाइनली। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि Na2CO3 का एन फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी मोलैरिटी हमको पता नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 10 ml लिया है हमने, ये हो गया 10, दैट शुड बी इक्वल टू 5 ml HCl का लिया है, 1 एन फैक्टर इसका है, और 0.2 मोलर ये है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको मैं कर दूं 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा। तो ये हो जाएगा, इससे ये चला गया, इससे ये 50 चला गया, तो 50 इंटू 10⁻³ मोलर हो गया। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, 50 मिली मोलर हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, 50 आ जाएगा। डन है, आसान सा ही क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, देख लो भाई। आगे बढ़े, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसका नंबर है 25वां। क्या बोल रहा है, when 10 ml of an aqueous solution of Fe2 plus ion was titrated in presence of dilute H2SO4 using diphenylamine as an indicator, 15 ml of 0.02 molar solution of K2Cr2O7 was required to get the endpoint. The molarity of solution containing Fe2 plus ion is x multiplied by 10⁻⁻2 molar. The value of x is, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में जाता है Cr3 प्लस में, और एन फैक्टर इस पूरी रिएक्शन का कितना आता है कि ये +6 से +3 में जा रहा है, 3 का चेंज, 2 एटम है, तो आ जाएगा आपका 6। Fe2 प्लस कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस में, बिल्कुल, एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। वही लगाना है कॉन्सेप्ट, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 will be equal to equivalents of Fe2 प्लस। K2Cr2O7 का क्या डेटा दे रखा है, 15 ml दे रखा है, 0.02 मोलर है, और 6 इसका एन फैक्टर है, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे 10 ml ये दे रखा है, इसका एन फैक्टर 1 है, और मोलैरिटी हमको नहीं पता है। ये हो जाएगा 15 6 90, 90 और 10 से चला गया, ये हो जाएगा m विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, तो ये आ गया 0.18। इसको मैं लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², ये मोलर आ गया। यही पूछा था उसने, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, सर x की वैल्यू आ जाएगी 18। डन है, देख लो एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार वही लग रहा है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कंसीडर टाइट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन।
At the end point, following burette readings were obtained. If the volume of oxalic acid was taken 10 ml, then the molarity of the NaOH solution is. फिर से वही क्वेश्चन देखो, NaOH के केस में आपको पता ही है N फैक्टर कितना होता है, 1 होता है. ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 यहाँ पे 2H प्लस रिलीज करेगा, मतलब इसका N फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया. फिर से वही कॉन्सेप्ट की इक्विवेलेंस ऑफ NaOH will be equal to equivalence of H2C2O4. अब देखो मैं मिली इक्विवेलेंस में भी करूंगा ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम में जो 1000 दोनों तरफ आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप ऐसे करो, मिली इक्विवेलेंट में करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यहां से अगर मैं बोलूंगा 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग कौन सी है, 4.4 ml की, इसका मतलब यहाँ पे V तो डिसाइड हो गया NaOH का 4.4 ml होने वाला है. तो NaOH का N फैक्टर 1 है, मोलैरिटी M है और 4.4 वॉल्यूम है. H2C2O4 में N फैक्टर 2 हो गया, 10 ml इसको हमने 10 ml यूज किया था ना, 10 ml बिल्कुल. एंड इसकी मोलैरिटी दे रखी है 1.25. तो यहाँ से M की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1.25, 2.5 ये हो गया 25 डिवाइड बाय 4.4. यही पूछा है उसने, डायरेक्टली दे रखी है. आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 4.4, ये आ जाएगा 5.6818. ठीक है, मोलर. अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा. आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 6 आ गया. क्लियर है बालकों? किसी को कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना. डन. क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन काफी इजी है. ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं. अगला है हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन. बोला है 10 ml ऑफ एन aqueous solution of KMnO4 was titrated in acidic medium and equal volume of 0.1 molar of an aqueous solution of ferrous sulfate was required for complete discharge of color. ठीक है, the strength of KMnO4 in grams per liter. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्ट की इक्विवेलेंट्स जो कि KMnO4 के हैं हो जाएंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+. देखो सिंपल सा एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2+ में, मतलब इस रिएक्शन का N फैक्टर आ गया 5. और Fe2+ कन्वर्ट होता है Fe3+ में, इसका N फैक्टर आ गया 1. सब कुछ तो पता है हमें. अब 10 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 है, तो 10 ml है, N फैक्टर हो गया 5. मोलैरिटी इसकी हमको पता नहीं है, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने 0.1 मोलर आपका ये यूज किया है फेरस सॉल्ट का, एक इसका N फैक्टर है और वॉल्यूम कितना लगा है, इक्वल वॉल्यूम लगा है, तो 10 से 10 उड़ गया. यहाँ से क्या हो जाएगा, M की वैल्यू आ गई 0.1 डिवाइड बाय 5. अब उसने बोला है स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ निकालनी है हमें, क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ KMnO4. कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा KMnO4 ये है 39, Mn हो गया 55 एंड 16 चौक 64 हो गया. ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 9 9 18, 1 6 और 4 10 और 5 15, 158. कितना आ गया ये 158 आ गया. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 15.8 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 3.16 और राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा. अच्छा, इसको हमें लिखना है 316 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², बोला हुआ है ऐसे लिखना है, तो इसको लिख सकता हूं मैं. इसका मतलब कितना आ गया 316 आ गया वैल्यू. ठीक है, डन. चलिए आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे. 10 ml of this KMnO4 solution was consumed in titration oxalic acid डाइहाइड्रेट होगा बेटा, ये चेंज कर लेना, डाइहाइड्रेट होगा. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सिक, सेम क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली सेम है, मतलब कुछ भी नहीं किया, बस कंपाउंड चेंज कर दिया है.
तो तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 will be equal to equivalents of H2C2O4 डॉट 2H2O, डाईहाइड्रेट है ना, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 10 ml है, 0.05 है, और एन फैक्टर तुमको पता ही है 5 होता है, मैं बार बार तो नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 10 ml ऑक्सैलिक एसिड है, मोलैरिटी उसकी पता नहीं है, और एन फैक्टर तुमको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4 2 नेगेटिव जो है बेटा, यहाँ पे कार्बन +3 में है, कन्वर्ट होगा CO2 में, मतलब +4 में। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक का चेंज 2 एटम है, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई, 10 से तो 10 उड़ गया पहले, ठीक है, ये हो जाएगा 5 25, 0.25 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूंगा तो 0.25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोलर मास निकाल लेते हैं, हमारे पास है H2C2O4 डॉट 2H2O, इसका मतलब 12 दूनी 24 और 2 26, 16 चौक 64, सही है ना। ये हो गया हमारा 90 और 36, सही है। 6 और 6 12, 13 14 15 16, 6 1, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, 126 आ गया, ये कितना हो जाएगा 126, सही है ना, सही किया है ना मैंने, देख लो भाई गलती ना कर दियो मैंने। 6 और 4 10 और 6 16, 16 1, 6 और 2 8, 9 10 11 और 1 12, 126 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, माफ कीजिएगा थोड़ा गला खराब है मेरा बालकों, बट ठीक है। 126 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 15.75, ठीक है। उसको भी उसने 10⁻⁻² में ही बोला है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1575 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², कितना आ जाएगा 1575 आ जाएगा। आसान सा ही क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, लल्लू सा ही क्वेश्चन था। डन है, कोई समस्या किसी को भी आए कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आइए 29th क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, कि 35 ml ऑफ 0.15 मोलर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 20 ml ऑफ क्रोमिक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। इतने मोल ऑफ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है, लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, यहाँ से बनेगा PbSO4 एंड साथ में बन जाएगा CrNO3 होल थ्राइस, ठीक है। क्या किया जाए, दोनों का ही डेटा दे रखा है, चलिए आइए इसके इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं पहले। इसके इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, इसका 35 ml दे रखा है, मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। चलो 35 ml दे रखा है, 0.15 है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, ये हो जाएगा 35 दूनी 70, 15 सत्ते 105, ये आ जाएगा 10.5, ठीक है। अब इसके निकाल लेते हैं मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मोल से रिलेटेड है बेटा। मिली इक्विवेलेंट्स इसके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 ml ये दे रखा है, 0.12 मोलर दे रखा है, और इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर तो क्योंकि आयनिक सॉल्ट है तो इसका +2, यहाँ पे देखोगे क्रोमियम कितना है बेटा, टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव चार्ज, वो कितना हो जाएगा 3 + 2 बार है तो 6 हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 12 12 144, तो ये हो जाएगा 14.4 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, 12 छिंग 72 72, हाँ 14.4, मतलब आप एक बात देख रहे हो कि मिली इक्विवेलेंट इसके ज्यादा हैं और इसके कम हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, सही है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मिली इक्विवेलेंट्स जितने PbNO3 होल ट्वाइस के हैं उतने ही सर बनने चाहिए PbSO4 के, मिली इक्विवेलेंट्स उतने ही बनने चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है।
ठीक है, उसने क्या पूछा है, इतने मोल्स ऑफ लेड सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरे पास मिली इक्विवेलेंट्स PbSO4 के कितने हो गए सर, इसका n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय इसके मिलीमोल्स, दैट शुड बी इक्वल टू कितना आया है 10.5 आया है। यहां से मिलीमोल्स आ जाएंगे, कितने आएंगे 10.5 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 से कर दें, सही है ना, क्योंकि PbSO4 में भी 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है मतलब n फैक्टर इसका 2 हो गया। तो इतने मिली मोल्स आ गए हैं, उसने पूछा मोल्स निकालो भैया। तो इतने मोल्स का मतलब अगर मैं बोलूं, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, अगर मैं बोलूं मोल्स किसके PbSO4 के, तो वो जाएंगे 10.5 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से और डिवाइड कर दूं 100 से, ठीक है, तो ये चला जाएगा 50, इससे ये 0 चला जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 25, सीधे सीधे आ गया 525 गुणा 10⁻⁻5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 525 गुणे 10⁻⁻5 कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। डन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आइए बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 15 ml of aqueous solution of Fe2+ in acidic medium completely reacted with 20 ml of 0.03 molar aqueous solution of this. The molarity of Fe2+, फिर से वही तुमको पता है Fe2+ जाएगा Fe3+ में, n फैक्टर आ गया 1, Cr2O7 नेगेटिव जाएगा Cr3+ में, n फैक्टर आ गया 3। इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट्स या फिर मिली इक्विवेलेंट्स किसके Cr2O7 नेगेटिव के विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। अगर मैं बात करूं 20 ml दे रखा है, 0.03 है, n फैक्टर हो गया 6, यहाँ पर n फैक्टर हो गया 1, ये दे रखा है 15 ml और मोलैरिटी हमको नहीं पता है, ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, ये हो जाएगी 20 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 6 चौक 24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², आंसर विल बी 24। देख लो बालकों, फटाफट से देख लो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर है, चलिए ठीक है बालकों, आशा करता हूं आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दुविधा परेशानी हो तो मुझको बता दीजिएगा, और आई होप आपके सेशन अच्छे चल रहे होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ भी रही होंगी। बट हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि आपको और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैंने क्वेश्चन का नंबर आपने बोला था इंक्लूड करने को, वो मैंने कर दिया है। आपको लगता है कि और भी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, कहीं आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, किसी चीज में आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मुझे बताइएगा जरूर, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, आपके लेक्चर का एक्सपीरियंस बेहतर कर सकूं, ठीक है, क्योंकि क्रूशियल टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को करते हुए चलिएगा, और बाकी अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, बढ़िया जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।